जय श्री राम। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइट का नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म। ठीक है ना। प्रिज्म क्या होता है? त्रिभुजा का एक पारदर्शी माध्यम का कोई भी टुकड़ा या आकृति का शेप होगा, पारदर्शी होना जरूरी है। ठीक है ना। या तो वही चीज कि क्या सटीक कोणों और समतल सतहों के साथ काटा गया कांच या अन्य पारदर्शी माध्यम या सामग्री का एक टुकड़ा है जो प्रकाश का विश्लेषण और प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। ऐसा है त्रिभुजाकार शेप का कांच का या किसी अन्य जो पारदर्शी माध्यम है उसका एक टुकड़ा होगा जिसमें सटीक कोण होंगे। सटीक कोण मतलब ये जो एंगल दिख रहा है ये है ना, वो और जो समतल भुजा है कैसे होनी चाहिए? पूरा समतल होना चाहिए, जो क्या करे? प्रकाश को अवशोषित करे या उत्सर्जित करे या अपवर्तित करे। ठीक है। ऐसा माध्यम क्या कहलाएगा हम लोग का? प्रिज्म। ठीक है। अब प्रिज्म से जब भी हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं या लाइट रेज गुजरता है, पास करता है, तो डिफरेंट टाइप के घटनाएं होती हैं। ठीक है। कौन कौन? जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। स्कैटरिंग, डिस्पर्सन और डिफ्रैक्शन। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले खोज किया था प्रकाश में वर्ण विक्षेपण को देखा। क्या देखा कि जैसे ही एक श्वेत प्रकाश इस श्वेत प्रकाश को जैसे ही हम लोग इस प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म के समतल सतह पर, तो क्या होता है कि किरणें सीधा ना जाकर के क्या होती हैं, अपने मार्ग से डेविएट हो जाती है। ठीक है, मुड़ जाती है। और उसको उन्होंने पर्दे पर जब मेजर किया, देखा, तो पर्दे पर क्या हुआ कि जैसे ही प्रिज्म के समतल सतह से टकराती हैं तो अपवर्तन के बाद वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है। डिफरेंट अलग अलग कलर में विभक्त हो जाते हैं। इन्हीं विभक्त को कलर में जो होते हैं, विभक्त होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये जो डिस्पर्सन होता है वो किस ऑर्डर में होता है? वियोर या बैजानी हफी नाला। ठीक है ना। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नाला, नारंगी, लाल। ठीक है। ऑर्डर कैसा रहेगा? ऐसा लाल से इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये बॉटम टू टॉप है ना, ध्यान रखना। ऐसे लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है। अब ये जो डिस्पर्सन हुआ लाइट रेस का अलग अलग कलर में, ठीक है, तो अलग अलग कलर में उन्होंने क्या देखा कि जो लाल रंग है, सबसे ऊपर का जो रंग है, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है। वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। और वेवलेंथ अधिक होगा जिसका, तो रैले का प्रकीर्णन नियम एक नीचे में है, देखो, इससे इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? लाइट का अधिक हो जाएगा, तीव्रता। ठीक है। आपकी प्रकाश की तीव्रता। रैले का प्रकीर्णन नियम क्या था कि I = 1/λ⁴। मतलब लेमडा क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेमडा जितना ज़्यादा होगा क्या होगा? उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा। ठीक। और जिसका लेमडा कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो लाल रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जबकि विचलन कोण, अपवर्तनांक और प्रकीर्णन कम होता है। ठीक। अभी देखिए, जिसका लेमडा ज़्यादा उसका प्रकीर्णन कम होता है। और लेमडा मान तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए हम लोग खतरे का सिग्नल हमेशा लाल रंग से बनाते हैं, ताकि वो उसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन मतलब क्या? फैल जाए। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? प्रकीर्णन कम होगा तो वो बहुत दूर तक हम लोग को दिखाई देगा। इसीलिए हम लोग खतरे का सिग्नल हमेशा लाल रंग का। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको बोलते हैं लाइट स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का वाहक और प्रकीर्णन होने वाला विकिरण प्रकाश होता है। जब श्वेत प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं,
तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसरित हो जाता है। अब जब श्वेत प्रकाश को हम लोग ऐसे माध्यम से गुजारते हैं जहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स या पार्टिकल्स होते हैं, किसके, धूल के या अन्य खुरदुरा जो सतह है उसमें भी अगर मान लो डस्ट पार्टिकल्स हों, तो वहाँ से अगर श्वेत प्रकाश को हम लोग गुजारते हैं तो क्या हो जाता है, जो उनका रंग है वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। जो कलर है रंगों में विभक्त होते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, फैलने लगता है। इसका मतलब कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका अधिक होगा। बात करें एग्जाम्पल का, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखना, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है, ठीक है। तो आकाश का नीला रंग दिखाई देना या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय में लाल रंग दिखना, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का उदाहरण, ठीक। और दो चीज इसमें पूछता है, एक इंद्रधनुष का दिखना और एक इंद्रधनुष का बनना या उत्पत्ति का कारण। दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन, ठीक। इंद्रधनुष जानते हो, इंद्रधनुष क्या क्या कहाँ उगता है, इधर आकाश में है, आसमान में, सूर्य के अपोजिट रहता है ना। जब भी बारिश होते रहता है तो बारिश के जो कण हैं वो क्या हो जाता है, जो सूर्य का है वहाँ से लाइट रेज जो आता है वही अपने कलर में विभक्त होता है। तो जो बारिश के कण हैं, पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स क्या कर देते हैं, उसमें बिखर जाते हैं, उसी कारण से उसका हम लोग का रंग दिखाई देता है सतरंगी, ठीक है, इंद्रधनुष, ठीक। तो इंद्रधनुष का बनना या उत्पत्ति का कारण या दिखना, इंद्रधनुष का दिखना जो है वो एग्जाम्पल है जिसका डिस्पर्सन ऑफ लाइट का या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जबकि उत्पत्ति जो होता है वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का विवर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष का उत्पत्ति होता है, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम लोग प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश और ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंग या प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना विवर्तन का क्या होता है कि जो श्वेत प्रकाश के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, या रुकावट डालता है, ठीक है, तो उनसे टकराने के बाद प्रकाश क्या हो जाता है, लाइट रेस क्या हो जाता है, उनका जो ज्यामितीय छाया होगा वहीं पर जाकर के उसका क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है ना, वहीं पर जाकर के क्या होगा, मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की घटना क्या कहलाएगा हम लोग का, प्रकाश का विवर्तन। इसका एग्जाम्पल है इंद्रधनुष की उत्पत्ति का कारण, और इसका न्यूमेरिकल भी आ चुका है इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला होता है इसका d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। d क्या है, स्लिट के बीच की दूरी, स्लिट मतलब जो ऐसे दो प्लेट रखे हुए हैं, ठीक है, दोनों साइड पे जो समतल सतह है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक। थीटा क्या है, विवर्तन का एंगल, कितने से वो डिफ्रेक्ट हो रहा है, और n जो है ऑर्डर नंबर फॉर द मैक्सिमम, और वहाँ पर जो हम लोग कितने लाइट रेस को गुजार रहे हैं नंबर, ठीक है, वो, और वेवलेंथ, किस प्रकार का कलर है उसका वेवलेंथ कितना है, ठीक है। तो एक यहाँ पर ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि तरंगदैर्घ्य का एक टेबल है, ठीक है, तो उस तरंगदैर्घ्य का टेबल आप लोग के लिए HW रहेगा ना, तो पढ़ेगा। डायरेक्ट वैल्यू बहुत कम पूछता है लेकिन शायद पूछ ले, ठीक है, कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, लिमिट कितना है, ठीक, बैगनी रंग का कितना होता है, तो ये तुम लोग के लिए HW है, ठीक, उसको बना लेना, नहीं होगा तो फिर कल उसको बता देना, ठीक। तो ये हो गया प्रिज्म। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रिज्म के थ्रू लाइट का अपवर्तन कैसे। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो सपोज एक प्रिज्म ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें एंगल ए जो है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म का कोण, ठीक है, और
ये जो PQ लाइन है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंसिडेंस रे या आपतित किरण, QR जो है वो रिफ्लेक्टेड रे या आपतित किरण, RS क्या है निर्गत किरण या इमर्जेंट। ठीक है, ये PQ आपतित किरण, रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टिव रे हो गया, रेस आपतित किरण, और फिर ये बाहर निकल गया तो निर्गत। ठीक, इस आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण क्या कहा जाएगा, I1। ठीक है, और वैसा ही यहाँ पर जो बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे I2। ठीक, या E2 भी बोल सकते हैं क्योंकि इमरजेंट है। यहाँ पर R1 R2 दोनों, R1 जो है तो I1 क्या बोल रहा है, इंसिडेंट एंगल ऑफ फेस AB, जो सरफेस हम लोग का AB है उसके लिए I1 क्या कहलाएगा हम लोग का, एंगल ऑफ इंसिडेंस या अपवर्तन, क्योंकि आने वाली किरण के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, सेम वैसे ही अगर हम लोग सरफेस AC का बात करेंगे तो उसमें देखो IT जो है, I2 वो है क्या, इमरजेंट एंगल, इसके लिए AC फेस। ठीक, अभी बताए I2 क्या है, या तो इमरजेंट एंगल ले सकते हैं या फिर उसको। ठीक है, और R1 जो है रिफ्लेक्टिव एंगल है, किसके लिए, फेस AB के लिए। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका जो एंगल बन रहा है R1, और फिर इस सरफेस पे AC पे जो बना रहा है रिफ्लेक्शन के थ्रू उसको हम लोग बोल रहे हैं R2। तो इस R2 को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि अगर इस सरफेस की बात करेंगे, R2 जो है सॉरी QR जो है वो इसके लिए अपवर्तित किरण हो जाएगी, इंसिडेंस रे हो जाएगा, और इंसिडेंस रे के द्वारा बनाया गया एंगल क्या कहलाएगा उसके लिए, इंसिडेंस एंगल। तो QR जो है रेस QR वो AC सरफेस के लिए किसकी तरह कार्य कर रहा है, इंसिडेंट रे की तरह, मतलब आपतित किरण। ठीक है, तो उसके द्वारा बनाया गया कोण को हम लोग क्या कह रहे हैं, इंसिडेंस। क्लियर है। अब एंगल ऑफ डेविएशन, और हम लोग बात करते हैं ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है या विचलन कोण इसको कहते हैं। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन या विचलन कोण। इसके बीच एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, ये जो इंसिडेंस रे बन रहा है आ रहा है, और इस ये जो निर्गत किरण है इसको हम लोग डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाए, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल से, जिसको बोल रहे हैं क्या, विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर दो विचलन कोण बनेगा। देखो, एक ये जो आपतित किरण है और इसके लिए निर्गत किरण ये कहना है, सपोज ये आपतित किरण अगर मान लो हम लोग PQ को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से निर्गत किरण ये कहलाएगा भाई Q कहलाएगा कि नहीं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये भी तो कहलाएगा विचलन कोण, उसको हम लोग नाम दे दिए डेल। और सेम वैसे ही अब इस बार इस सतह के लिए QR जो है वो आपतित किरण हो गया, इंसिडेंस रे हो गया, और RS क्या हो गया, निर्गत किरण हो गया, बाहर निकलने में। तो इनके बीच भी जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा भाई, विचलन कोण, उसको नाम दे दिया हम लोग डेल। क्लियर है, यहाँ तक नॉमिनेशन हो जाएगा नामकरण। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन ऑन फेस AB, और इस फेस AB पर जो डेल 1 है वही जो बता रहे हैं, डेल 1 क्या हुआ, I1 माइनस R1। ठीक, सेम वैसे ही AC फेस के लिए डेल 2 क्या हो जाएगा, I2 माइनस, मतलब आपतन कोण और जो निर्गत कोण है उसके बीच के अंतर को वही बोलेंगे हम लोग क्या, विचलन कोण, यही बोल रहे हैं ना। फिर टोटल एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कुल विचलन कोण कितना हो जाएगा, कुल विचलन कोण डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, दोनों को जोड़ दें। ठीक, अब देखिए दोनों का मान रख दीजिए, डेल 1 का मान ये वाला और डेल 2 का मान ये, मान रखोगे तो ऐसा मिल जाएगा, डेल 1 डेल 2 का मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। अब इसको I1 वाले को I1 और I2 को एक साथ ले लो, और इन दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर कर लिए तो R1 प्लस R2 हो गया, समीकरण 1 मान लिया। अब त्रिभुज QOR में, ठीक है, त्रिभुज QOR कहाँ है Q, ये OR,
इस त्रिभुज में देखना है, ये वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है ना ये। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक, इसमें तीन कोण कौन कौन से हैं? R1 है, R2 है और थीटा है कि नहीं है? तो लिख दिए R1 R2 और थीटा, जो कि हो जाएगा कितना? 180 हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन। अब हम लोग चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज ले लेते हैं कौन कौन सा? तो AQOR, ये बड़ा सा जो क्वाड्रिलेटर है इसको ले लेते हैं, है ना। क्वाड्रिलेटर AQOR में चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी एक 9th में तुम लोग प्रमेय पढ़े होंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? कितना? तो बता रहे हो 360, और आमने सामने का कोण मिला करके 90 है ना। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 9th में प्रमेय था, ठीक है ना। समेशन ऑफ क्या बोलते हैं उसको? ऑपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री इन एनी क्वाड्रिलेटर, ये था 9th में थ्योरम, ठीक है। तो उतना हम लोग को प्रमेय पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना जानना है कि सामने वाला जो कोण होता है उसका जो योग होगा कितना होगा? 180। तो लिख लिए, देखो ये हो गया A, ये वाला एंगल क्या है? A, और ये वाला एंगल मान लो C है, तो C की जगह में क्या है? थीटा। तो A प्लस थीटा बराबर कितना? 180। यहाँ लिख लेना, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाना है, डेरिवेशन तो हरा पूछेगा, है ना। ठीक, A प्लस थीटा इक्वल टू 180। और दूसरे और तीसरे से क्या कर लेते हैं कि मान रख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ थीटा है, थीटा का मान यहाँ रख देंगे, 180 माइनस A आ जाएगा थीटा की जगह, आ जाएगा क्या मिल जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस, यहाँ से थीटा का मान अगर निकालोगे तो आ जाएगा 180 माइनस A, यहाँ रख देते हैं 180 माइनस A बराबर 180, 180 गायब हो गया। R1 प्लस R2 बराबर हो गया A, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4, तो बीच वाला को रख कर पहुंच गए हम लोग समीकरण 4 पर, ठीक है। अब क्या करना है कि जो समीकरण 1 है और समीकरण 4, इसमें देखिए R1 प्लस R2 बराबर आ गया है 1, तो समीकरण 1 और 4 से क्या लिख लेंगे? टोटल जो विचलन होगा डेल इक्वल टू हो जाएगा I1 I2 पहले से है, और इसके जगह पे आ जाएगा हम लोग का A, आ जाएगा ना, ठीक। अब स्नेल का नियम हम लोग पढ़े हैं, इसके लिए सरफेस AB, इस सरफेस AB के लिए स्नेल का नियम क्या कहलाएगा? μ1 sin I1 और μ2 sin R1। पहला का माध्यम उसका आपतित किरण और दूसरे का माध्यम और उसका अपवर्तित किरण, यही होता है। μ इक्वल टू क्या? sin I1 और sin R1 होगा। फिर दूसरे के लिए ऐसी सरफेस के लिए वैसे ही बात करेंगे, तो μ2 sin R2, क्यों? अब R2 जो है इसके लिए क्या कर रहा है? आपतित किरण हो जा रहा है, इंसिडेंस एंगल, ठीक है, हो रहा है। और ये वाला क्या हो जा रहा है? इमर्जेंट, ठीक है। तो ये अब दो कंडीशन बनता है यहाँ। पहला है मिनिमम डेविएशन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में। जब न्यूनतम विचलन कोण होगा, मतलब कह रहा है कि जो आपतित किरण है और निर्गत किरण के बीच में जो कोण होगा मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, उस केस में क्या होगा कि I1 I2 का जो मान है I हो जाएगा, होगा कि नहीं? न्यूनतम विचलन मतलब समझ लो, डेविएशन। भाई अभी हम लोग क्या बोले? विचलन कोण किसको बोल रहे हैं? आपतित किरण जो आने वाली किरण है, मतलब ये PQ नहीं है, और निर्गत किरण मतलब मान लो इसके लिए Q बार है,
तो इन दोनों के बीच का जो कोण कह रहा है कि अगर एकदम मिनिमम हो जाए, तो मिनिमम हो जाए तो मतलब क्या कि जितना से वो मुड़ रहा है उतना ही से उधर वाला भी मुड़ जाए। I1 और I2 दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, किसके बराबर, I के बराबर। और जो R1 R2 है अलग अलग वो भी हो जाएगा किसके बराबर। तो हम लोग अभी निकाल चुके थे क्या, R1 प्लस R2 बराबर A निकाले थे। इसमें मान रख देते हैं, तो R1 की जगह पे भी R, R2 की जगह पे भी R बराबर A, तो 2R बराबर A और R बराबर हो जाएगा A/2 हो जाएगा। और मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होगा, डेल मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा 2I माइनस A। ये कहाँ से आया भाई, ये कौन बताए, मिनिमम डेविएशन न्यूनतम विचलन कैसे आया, यहाँ देखो ना भाई, विचलन का मान हम लोग निकाल चुके हैं ना, डेल बराबर क्या, I1 प्लस I2, और ये जो है किसके बराबर है, A के बराबर। और कह रहा है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति होगा, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति होगा तो क्या होगा भाई कि जो I1 है वो भी I हो जाएगा, I2 भी I हो जाएगा। तो I प्लस I और माइनस A क्या मिल जाएगा, 2I माइनस A, ये तो लिखे हैं, ठीक है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम इक्वल टू 2I माइनस A हो जाएगा। अब यहाँ से I निकालना है तो क्या कर लो, पहले तो A को इधर ले आओ, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 2 इंटू में है तो अपॉन में आएगा, तो I का मान निकल गया। ये सारा हम लोग काम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को म्यू निकालना है। म्यू निकालना है मतलब क्या भाई, स्नेल का नियम, साइन I बटा में साइन R, मतलब एंगल I और एंगल R का मान निकाल लिए, मान रख दिए, मतलब कहानी खत्म, यही था, ठीक। I निकल गया और R भी निकल गया। अब स्नेल का जो नियम कहता है म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R, मतलब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक साइन I बटा में साइन R, यही होता है। I का मान रख दिए यहाँ से, R का मान रख दिए यहाँ से, तो ये हम लोग का डेरिवेशन हो गया इसका, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। इससे क्वेश्चन आता है 100%, हर बार आया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मिनिमम जो डेविएशन एंगल दिया है वो पेपर में देगा, और प्रिज्म का कोण अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो प्रिज्म का कोण हमेशा लगभग 60 डिग्री होता है ना, प्रायः ऐसा बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी है पीएटी में ना, प्रिज्म का कोण प्रायः कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, A का मान रख देंगे, डेल मिन का मान रख देंगे, निकल जाएगा प्रिज्म का अपवर्तनांक, या अपवर्तनांक दे देगा, A दे देगा, बोलेगा डेल मिन निकालो, तो भी निकाल सकते हैं। अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना। चलिए नेक्स्ट है एक और कंडीशन कि अगर जो प्रिज्म का कोण है वो अगर 10 डिग्री से कम है, तब के केस में क्या होगा कि जो A प्लस डेल मीन है वो म्यू A के बराबर हो जाएगा, और इस केस में डेल मीन इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1 इक्वल टू A, ठीक है। डेल मीन इक्वल टू म्यू माइनस 1 इक्वल टू A इंटू में A, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूलर साइड ना, ठीक। चलो आगे फिर एक कंडीशन इसमें है कि नो इमरजेंट कंडीशन, अगर जो निर्गत वाला किरण है वो ऐसा न हो, बाहर न निकले, उस केस में क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू कॉसेक A/2, ये फॉर्मूला है, या 1 अपॉन साइन A/2 इज म्यू। ध्यान रखना म्यू का मान इससे ज्यादा होगा, मतलब A जितना भी है, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो इमरजेंस कंडीशन, निर्गत नहीं होगा, है ना।
किरणें जो होगी वो निर्गत नहीं होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, अपवर्तनांक उसका जो जितना है, जैसे मान लो प्रिज्म का कोण 60 डिग्री दिया है तो 60/2 कितना हो जाएगा, कोसेक 30। कोसेक 30 का मान कितना हुआ, कोसेक 30 का मान साइन 30 का कितना होता है, 1/2 होता है ना। कोसेक 30 का हो जाएगा 2, मतलब म्यू क्या होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। तब नो इमरजेंसी की कंडीशन। क्लियर है? तो इसका आगे देख लेते जाते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन या कोणीय वर्ण विक्षेपण ना, वर्ण विक्षेपण कोण के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। एंगुलर डिस्पर्सन क्या कर रहा है कि इट इज द डिफरेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर एंड रेड कलर। ठीक है, बैगनी रंग के विचलन कोण तथा लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कोण। थीटा से प्रदर्शित करते हैं तो डेल v माइनस डेल r। अभी हम लोग डेल का फॉर्मूला लेते थे म्यू v माइनस 1a, मतलब बेसिकली डेल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू a। तो बैगनी रंग के लिए है तो v, फिर लाल रंग के लिए है तो r लगा दिए। यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा म्यू v माइनस म्यू r इंटू a। ठीक है, अब सेम इसी का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि प्रिज्म का कोण 5 डिग्री है तथा लाल रंग और बैगनी रंग का अपवर्तनांक 1.641 और 1.659 है तो वर्ण विक्षेपण कोण। ठीक है, तो क्या क्या दे दिया है, अब यहाँ पर देख लेना अपवर्तनांक ना 2 दिया ना, म्यू दिया है। ठीक है, तो देखो 1.641 किसका होगा, कौन बताएगा, म्यू v की म्यू r। अपवर्तनांक किसका सबसे ज्यादा, नीचे वाले का ना, ऊपर वाले का, म्यू v का। ठीक, तो इसको देख के रखना है। ठीक है, जो ज्यादा होगा वो मतलब किसका है, बैगनी का है, और कम जो होगा वो लाल। ठीक, अब निकाल लेते हैं हम लोग मान, इस फॉर्मूले में मान रखना है, नहीं निकालेंगे। ठीक है, प्रिज्म का एंगल दे ही दिया है, कितना है, 5 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.659 माइनस 1.641 इंटू में a यानी कि 5 डिग्री। सॉल्व कर दो, 9 में से क्या 8, 5 में से 4 गए 0 0 इंटू में 5, 5 और 40, 9 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का एंगल ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अगला आ जाते हैं डिस्पर्सिव पावर, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन थीटा टू मीन कलर डेविएशन डेल वाई। हमेशा इन दोनों का जो मीन कलर होता है वो होता है येलो। ठीक है, इसका रेड का और बैगनी का। ठीक है, तो लाल रंग तथा बैगनी रंग का जो माध्य कलर होता है, माध्य रंग या कलर वो लोग कौन सा होता है, पीला रंग। ठीक है, यानी कि जो पीला रंग होगा उसका अपवर्तनांक जो होगा वो लाल रंग और बैगनी रंग के बीच का होगा, तरंगदैर्घ्य भी उन दोनों के बीच का होगा, और क्या पढ़े हम लोग, विचलन कोण का मान भी उसके बीच का ही। ठीक है, मतलब सारा चीज इन दोनों के बीच का ही होता है, क्योंकि उसको हम लोग इन दोनों का क्या बोलते हैं, माध्य कलर, मीन कलर ऑफ रेड एंड बैगनी, दैट इज येलो, पीला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन में डेल वाई। थीटा क्या है, अभी बताया कि एंगुलर डिस्पर्सन अपॉन में डेल वाई मतलब पीले रंग का डेविएशन। हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, क्या बोलेंगे इसका डेफिनेशन, वर्ण विक्षेपण क्षमता को क्या लिख सकते हैं हिंदी में, क्या लिखेंगे, हैं? ये क्या था, वर्ण विक्षेपण कोण। वर्ण विक्षेपण कोण तथा माध्य किरण के विचलन के अनुपात को क्या कहेंगे, उसका वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, तो माध्य किरण कौन सा, पीला। ठीक, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण कोण
तथा पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक, तो थीटा अपॉन डेल वाई, थीटा का मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं म्यू बी म्यू आर ए, और इसका हो जाएगा म्यू वाई माइनस ए और ए कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला किसका? डिस्पर्सिव पावर का या वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा बैंगनी और लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक दे दिया है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात करना है। क्या होगा वर्ण विक्षेपण क्षमता? बताइए क्या क्या दिया है? म्यू भी और म्यू आर दे दिया है ना? कितना दिया है म्यू भी? म्यू भी किसको मानेंगे? कौन बताएगा? म्यू भी कितना? 1.659 और 1.641 सॉरी इसको बनाना है जी 52.51। ठीक, क्या निकालना है? ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ? म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1। ठीक, तो म्यू बी कितना दे दिया है? 1.52 और 1.51 अपॉन में म्यू वाई माइनस 1। अब ये म्यू वाई कहाँ से आएगा भाई? तो म्यू वाई क्या है? माध्य किरण, किसका? लाल रंग और बैंगनी रंग। तो माध्य कैसे निकालते हैं? मीन, दो नंबर का मीन निकालना है ए और बी का। कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी बटे में 2, ऐसे निकालेंगे। तो म्यू वाई क्या आ जाएगा हम लोग का? 1.52 प्लस 1.51 अपॉन 2। थोड़ा सा दिमाग लगाना था, हमने तो बाकी लेकर लोग खोजते रह जाएंगे। ले म्यू वाई तो दिया ही नहीं है, आपको तो क्वेश्चन गलत दे दिया है। इसमें तो स्टार लगेगा, भारी क्वेश्चन, एक नंबर सबको मिलेगा। नहीं, उसको नहीं पता होगा ये क्या बोलेगा? अरे म्यू वाई तो दिया ही नहीं, मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन, स्टार लग जाएगा, एक नंबर सबको मिलेगा। मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, देने का जरूरत नहीं है क्योंकि माध्य किरण। ठीक है, कितना मिल जाएगा भाई? 3 5 5 10 2 और 3 बटे में 2 कितना? 8 करोड़ कितना आएगा? 2 1 कम 2 2 पंचे 10 2 दूना 4 2 पंचे 10, यही आएगा ना? 1.525 ज़्यादा है। 2 1 कम 2 10 2 पंचे 10 3 और 2 1 कम 2 521 है ना? तो सॉल्व कर देते हैं। 1.52 माइनस 1.51 अपॉन में 1.521 माइनस 1। सही भाग हुआ है ना? और चेक कर लो, देखो मोबाइल में डिवाइड करो है। फाइव 1 आएगा, 5 1 आएगा ना? 5 1 आएगा जी हैं? एक बार में जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर एक बचेगा 1 2 आएगा, 5 1 2 है। ठीक, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा बोले बताओ? ऊपर में आ जाएगा 2 में से क्या? 1 0 बटे में 2 1 5, इसको भाग करो, कितना है? 0.01 अपॉन 0.512 0.019। ये आ जाएगा हम लोग का क्या? वर्ण विक्षेपण क्षमता या डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रिज्म का। प्रिज्म वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है पीएटी एग्जाम का ही, और ऐसा आ भी सकता है। थोड़ा सा इसमें अंतर है, एक चीज नहीं दिया है। ठीक, देखो, एक समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करनी 2 है तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? ठीक, न्यूनतम विचलन कोण होगा क्या हो जाएगा?
समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों कोण जो है कितना होता है 60। तीनों भुजा भी बराबर, तीनों कोण भी बराबर, वही कहलाता है क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। तो प्रिज्म का कोण कितना हुआ और बताए, प्रिज्म का कोण कितना, अभी प्रिज्म बनाए थे ना, तो प्रिज्म का कोण क्या था ए कितना, ठीक है। तो इसमें इतना ही दिमाग लगाना था, प्रिज्म का कोण बस निकालना था, क्योंकि वो नहीं दिया है ना। क्योंकि हम लोग के पास जो फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम डेल मिनिमम अपॉन में 2 बटे में साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो ए हम लोग का नहीं दिया था, ए निकाल लिए, ए का मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, और म्यू का मान तो दिया हुआ है। तो अंडर रूट 2 इक्वल टू साइन ए यानी कि 60 प्लस डेल मीन अपॉन में 2 और बटे में 60 बटा 2 यानी कि साइन 30। साइन 30 का मान कितना 1 बटा 2, 1 बटा 2 यहाँ लिखोगे तो कहाँ आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तब 2 इसके बटे में आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बटे में 2 इक्वल टू में साइन 60 प्लस डेल मीन और अपॉन में 2 होगा ऐसा। अब ध्यान दे देना, ये एंगल के बटे में जो है ना, ये नहीं कि इसको भी काट उधर ले जाए, एंगल के बटे वाला उधर नहीं जाता है, ठीक है। अब कर्नी 2 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा कर्नी 2 आएगा, नहीं आएगा, इसी वाले को लिख सकते हैं ना, कर्नी 2 गुने कर्नी 2 लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर ऐसा लिख लेंगे कर्नी 2 गुने कर्नी 2, 1 तो कट गया, 1 बटा कर्नी 2। इधर क्या बचा साइन 60 प्लस डेल मीन और अपॉन में 2। अब देखिए साइन इधर है, साइन को गायब करना है तो इधर भी साइन का मान चाहिए। साइन में कितने डिग्री का मान होता है, साइन 45 का, कितने का साइन 45, साइन 60 प्लस डेल मीन अपॉन में 2, तो साइन साइन कैंसिल। अब 2 जो है इधर आ जाएगा क्योंकि साइन अब खत्म हो गया, यहाँ आएगा 90 डिग्री बराबर 60 प्लस डेल मीन, और डेल मीन का मान निकालना है हम लोग को, तो डेल मीन बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसको उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता था, है ना, कि अगर कोई समबाहु प्रिज्म है उसका न्यूनतम विचलन कोण का मान 30 डिग्री है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना, ठीक, उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता था। तो बात देखिए, ठीक है, समबाहु त्रिभुज आए मतलब कि 60 डिग्री प्रिज्म का कोण, और वैसे भी प्रिज्म का कोण प्रायः कितना होता है 60 डिग्री होता है। अगर अलग से मेंशन नहीं है तो, अगर अलग से मेंशन है प्रिज्म का एंगल तो फिर वही कंसीडर करें, नहीं है तो फिर 60, ठीक है। तो और भी इसके न्यूमेरिकल है उसको देख लेंगे नेक्स्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।